मोस्ट वेलकम, आपने ज्वाइन किया ऑन बिहाफ ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्टिंग इंटरनेशनल, मोस्ट वेलकम। आज का जो टॉपिक है इस वेबिनार का वो रिटर्निंग जीएसपी इन टाइम्स ऑफ ग्लोबल क्राइसिस और प्रॉस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस इन पाकिस्तान, ये प्रिसाइजली टॉपिक है। और आज जो हम बात कर रहे होंगे वो जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंस, जो कि यूरोपियन यूनियन की एक ट्रेड इंसेंटिव स्कीम है। पाकिस्तान 2014 से फॉर्मली उसको एक्सेस कर रहा है और ज़ाहिरी तौर पे ये एक ट्रेड इंसेंटिव स्कीम है, लेकिन इसका बहुत गहरा रिलेशनशिप है ह्यूमन राइट्स के साथ और लेबर राइट्स के साथ। तो जो आज बातचीत हो रही होगी वो एक तरह से 3 चीजों को कवर कर रही होगी, और तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी के साथियों ने बहुत ज्वाइन किया है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसके बिजनेस एस्पेक्ट को जो है वो जरूर हाईलाइट करें कि जब से ये स्कीम पाकिस्तान को, यानी कि एक्सेस पाकिस्तान ने करना शुरू कर दिया 2014 से, तो जो डेटा अभी तक अवेलेबल है वो ये रिफ्लेक्ट करता है कि 2013 में जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता था यूरोपियन यूनियन को, वो कोई 4.5 बिलियन यूरो का था, या 4.53 बिलियन यूरो का था, और वो 2019 में बढ़कर 7.45 7.5 अरब यूरो हो गया। तो उसमें कोई 65% का इंक्रीज हुआ, जो कि एट्रीब्यूट किया जाता है इस स्कीम को, कि इस स्कीम की वजह से हुआ। और ऑब्वियसली जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी रहा इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। लेकिन साथ साथ भी ये जो स्कीम है वो कंडीशनल है, कंडीशनल ना भी कहे, लेकिन इसका एक इंसेंटिव जो है वो ये है कि जो कंट्री इसको एक्सेस कर रही होगी, जो इसका इकोनॉमिक फायदा उठा रही होगी, उसके लिए बहुत जरूरी होगा कि वो इंसानी हुकूक, ह्यूमन राइट्स और मजदूर हुकूक, लेबर राइट्स से रिलेटेड जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है यूनाइटेड नेशंस के, उन पे अमल दरामद को यकीनी बनाए। तो ऑब्वियसली कोई 7 कन्वेंशन जो है वो ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड हैं, 8 कन्वेंशन जो है वो लेबर रिलेटेड है, लेकिन इन टोटल ये 27 कन्वेंशंस हैं, जिसमें गुड गवर्नेंस, एनवायरनमेंट से मुताल्लिक भी कन्वेंशंस हैं। तो उसके लिए हमें जरूरी है कि हम उसकी बेहतरी के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए मिलजुल के काम करें। तो 2014 से लेकर जब से ये स्कीम पाकिस्तान को मिली है, सब लोगों की कलेक्टिव एफर्ट्स हैं कि ये स्कीम कंटिन्यू रहे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे फायदे हैं दोनों तरह के, जो है जॉब क्रिएशन के भी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के भी, इंसानी हुकूक के मामलात में बेहतरी लाने के लिए। तो ये हर 2 साल के बाद इसका रिव्यू होता है और फिर ये स्कीम कंटिन्यू रहती है। तो कोई 3 रिव्यू पाकिस्तान के अभी तक हो चुके हैं, और जो तीसरा लेटेस्ट रिव्यू जो है, जिसको 2020 में फरवरी में फाइनल किया गया और फिर मार्च के महीने में उसको ओपनली डिस्क्लोज जो रिपोर्ट है उसको पब्लिक किया गया। तो आइडिया ये था डेमोक्रेसी रिपोर्टिंग इंटरनेशनल का कि हम इसको एक सेलिब्रेट करें कि पाकिस्तान इसको को एक्सटेंशन मिला है, और अब हम अगले दिनों में किस तरह से इसको बेहतर तरीके से जो रिपोर्ट है उसके अंदर जो चीजें हैं उसको इम्प्लीमेंट करें। लेकिन अब आज हम बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन में इसको लेके जा रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आई वुड लाइक टू invite Javed Malik Saab. Javed Malik Saab is the country director of Democracy Reporting International. Javed, please. जी जुल्फकार साहब, बहुत शुक्रिया। हमारे लिए बहुत एजाज है कि हम जुल्फकार साहब के साथ आप सबको आज होस्ट कर रहे हैं, खासतौर पर जस्टिस माजिद रिजवी, जिनका बहुत किरदार है पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स के फरोग पे, फरहत परवीन जो कि जीएसपी प्लस सिविल सोसाइटी ग्रुप की हेड हैं, नजर साहब जो सेक्रेटरी जनरल एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, खास तौर पे उनसे हम बिजनेस सेक्टर की बात सुनना चाहेंगे, और मुझे यकीन है कि कराची चैम्बर से जुबैर साहब भी हमें किसी वक्त ज्वाइन कर लेंगे। मैं बिल्कुल ब्रीफली 2 चीजें अभी अर्ज करना चाह रहा हूँ। एक तो ये है कि जो डेमोक्रेसी रिपोर्टिंग इंटरनेशनल है, ये ग्लोबल पार्टनर है यूरोपियन यूनियन का, कि जो बेनिफिशरीज कंट्रीज हैं वहाँ पे वो गवर्नमेंट के साथ साथ सिविल सोसाइटी के साथ भी मिल के काम करे, ताकि वो इश्यूज जिनके ऊपर गवर्नमेंट्स को अपनी सरगर्मी दिखानी है वो उसको हाईलाइट कर सके, और अभी इसका पर्पस भी यही है। मेरा ख्याल है जो गुफ्तगू होगी वो तो आप सब मुझसे बहुत ज्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन 2 चीजों पे मैं चाहता हूँ कि हम जरूर फोकस करें। एक ये है कि पाकिस्तान जनरली लेजिस्लेशन के हिसाब से और खासतौर पर ह्यूमन राइट्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, खासतौर पे सिंध में, जहाँ पे 2022 जो है वो बड़े प्रोग्रेसिव लॉज बने हैं, जहाँ पे खासतौर पर सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन बना है, विमेन कमीशन बना है। लेकिन हमें इस वक्त अगर इस पे फोकस करें कि कितनी गवर्नमेंट जो है ना वो इन इदारों को स्ट्रेंथन कर पा रही है, उनकी खासतौर पर इंस्टीट्यूशनल नीड्स क्या हैं,
उनकी एक्सपेंडिचर साइड पे क्या नीड्स हैं और कौन सी चीज़ है जिस पे गवर्नमेंट अगले साल डेढ़ में फोकस करे ताकि ये इदारे फ़ाल हो जाएं, ना सिर्फ कराची की सतह पे बल्कि डिस्ट्रिक्ट की सतह पे भी, जहाँ पे ह्यूमन राइट्स के जो इश्यूज हैं उसको वो रिस्पॉन्ड करने की पोजीशन में हो, रिपोर्ट करने की पोजीशन में हो, और ह्यूमन राइट्स एक मेन स्ट्रीम हो, ना कि एक साइड शो के तौर पे जारी रहे। तो ये एक मेजर सवाल है जो हमें मुसलसल पूछते रहना चाहिए, क्योंकि जो रिपोर्ट्स आती हैं उसमें ये सवाल कि जी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना दिया लेकिन वो कितना इफेक्टिव है इन टर्म्स ऑफ द आउटकम, तो हमें इस पे फोकस करना है। दूसरी चीज जो बिजनेस कम्युनिटी के अंदर मैं समझता हूँ कि उस पर गुफ्तगू होनी चाहिए, जो हमारा पिछले साल DRI का भी पेपर आया है वो बड़ी वाज़ेह है कि जो GST प्लस का फायदा पाकिस्तान को हो रहा है, लेकिन ज्यादातर जो फायदा वो टेक्सटाइल सेक्टर में है, जबकि बेशुमार और सेक्टर्स जो हैं वो अनअटेंडेड हैं और डाइवर्सिफिकेशन बिल्कुल नहीं है। और दूसरी बात है कि स्मॉल इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं उसके ऊपर बिल्कुल छोटे छोटे मसाइल पे जो है वो इंडस्ट्री बहुत मसाइल का शिकार रहती है। तो वो इश्यूज कौन से हैं, ताकि हम साथ साथ ट्रेड बेनिफिट्स पे भी बात करें और साथ ये भी उनसे बात करें कि चूंकि वो कॉमर्स मिनिस्टर्स के साथ बहुत करीबी काम करते हैं कि वो कैसे अपनी अपनी गुफ्तगू में ह्यूमन राइट्स को इसलिए एड्रेस करें कि हमारा जो ह्यूमन राइट्स की गुफ्तगू है वो सिर्फ हमारे NGO सेक्टर तक महदूद न रहे बल्कि ब्रॉडली वो सेक्टर उसको उठाए। तो ये दो बड़े सवाल हैं जो आज के साल के हिसाब से हमें बात करते हुए फिर हमें कोविड का भी ख्याल रखना है कि कैसे एक्सपोर्ट्स को यूरोप में डिक्लाइन के इम्कान है और उसको कैसे इसको हमें पेशबंदी करनी चाहिए। तो मैं इन सवालों पे अपने दोस्तों को छोड़ के दोबारा जब भी आप कहेंगे तो मैं आऊँगा, लेकिन ज़्यादा हमारी कोशिश है कि हम आप सब लोगों को सुन सकें और आपकी इस गुफ्तगू की रोशनी में जो हम रिकॉर्ड करेंगे फिर इसको रिलीज भी करेंगे, हम दोबारा एक स्मॉलर पॉलिसी रिकमेंडेशन के तौर पे गवर्नमेंट के पास जाएंगे। मैं दोबारा मशकूर हूँ कि आप हमारी दावत पे तशरीफ लाए। थैंक यू ज़ुल्फ़िकार। Okay. Now I would like to invite Syed Nazar Ali. Syed Nazar Ali is currently serving as the Secretary General of the Pakistan Employer Federation. So most welcome Nazar साहब। और जिस तरह हमने आपको एक टॉपिक के लिए भी रिक्वेस्ट की थी कि we would like to hear you on the जो बिजनेस कम्युनिटी का जो रोल है आप समझते हैं GSP प्लस के कंप्लायंस में, और खास तौर पे जो स्टेट से या गवर्नमेंट से आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं। थैंक यू ज़ुल्फ़िकार साहब। First of all, let me to express my gratitude for Democracy Reporting International for preparing a very good report, or they have reflected the very ground realities and the positions. और दूसरी चीज ये फिर के equally important was के आज की जो प्रोग्राम डिबेट रखी है, और हालांकि हालात जो हैं जिसमें हम आजकल चल रहे हैं, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट, और बेइंतहा वेबिनार और ट्रेनिंग सेशन चल रहे होते हैं, तो उसमें लोगों को मिलाना, लोगों को करना डिफिकल्ट है, लेकिन आई थिंक आपने ही बड़ा काम किया है। लुक, GSP प्लस, इसमें तो कोई डिबेट है ही नहीं कि इट्स ए ब्लेसिंग एंड अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि जब तक हमारे पास रिसोर्सेज होंगे फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्कीम्स, और हम कुछ नहीं कर सकेंगे। लेकिन हमें इस चीज में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो स्टेटस हमें मिला है, इट इज विद वेरियस कंडीशनैलिटीज एंड फुलफिलमेंट ऑफ एंड कंप्लायंस ऑफ वेरियस जो आपके कन्वेंशंस हैं, इंटरनेशनल वर्कर्स राइट, इसके रेफरेंस से। लेकिन ब्लेसिंग और अपॉर्चुनिटी होने के बावजूद मैं ये बड़े स्टेट उससे कहना चाहता हूं कि शायद ये हमारी बदकिस्मती है कि इसका जो बेनिफिट हम ले सकते थे वो हम इसका बेनिफिट नहीं ले सके, और इसको देखने की बहुत जरूरत है कि ये क्या वजह थी। मेरा ख्याल ये है कि हमने GSP प्लस मिलने के बाद भी एज एन स्टेक होल्डर तमाम जो हैं हमारे, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो बिजनेस हो और सिविल सोसाइटी हो, हम सोशल डायलॉग प्रमोट नहीं कर सके टू डिस्कस द रियलिटीज, ग्राउंड रियलिटीज क्या हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, बावजूद इसके कि इसके बेनिफिशियरी जो थे वो सबसे पहले बिजनेस थी,
کہ या बिजनेस को ग्रोथ होगी, अपॉर्चुनिटीज होंगी और इनकम होगी। गवर्नमेंट को ये एडवांटेज थी कि इसके जरिए जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं और उनको अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है उनको कंप्लाई करने का मौका मिल सकता है। लेकिन और वर्कर्स को डेफिनेटली उनका भी एक रोल था कि उनको बेटर इनकम मिलती, अच्छी वर्किंग कंडीशंस मिलती। लेकिन हम कलेक्टिवली शायद इसमें गवर्नमेंट कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप नहीं कर सकी, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशंस डेवलप नहीं कर सकी जहां पे ये तीनों या चारों स्टेक होल्डर्स बैठ के सिचुएशंस को देखते कि क्या है क्या नहीं है। जहां तक रहा बिजनेस का, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बिजनेस की कि वो ह्यूमन राइट्स और पर्टिकुलरली जो लेबर राइट्स हैं, राइट्स एट वर्क जो है उसको देखे और उनको प्रमोट करे, क्योंकि इसलिए नहीं कि ये एक बेहतर चीज है और होनी चाहिए, बल्कि इसलिए कि ये इक्वली इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए भी, क्योंकि सेटिस्फाइड और प्रोटेक्टेड वर्कर हो, हेल्थी वर्कर हो, जो कि फिजिकली, मेंटली, एजुकेशनली फिट होगा, उतनी ज्यादा बेहतर प्रोडक्टिविटी होगी और इतना ज्यादा अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट होगा जिसके अंदर हम बिजनेस को फायदा होगा। As an Employers Federation of Pakistan, which is an apex body of the manufacturers of Pakistan, representing a large, एक बड़े employers को represent कर रही है, we are fully committed and support the very fundamental principles and right and work, or we believe and we consider that the compliances to these ratifications, these labor laws, labor standards, is a tool for productivity. We have a slogan, then compliance for productivity and zero tolerance for corruption. And with this, हम ये समझते हैं कि we have been working on this and हमने इस लेवल के ऊपर खुद Employers Federation of Pakistan ने एक मैकेनिज्म डेवलप किया है जिसके जरिए हम compliances of the labor laws कि इंडस्ट्रीज के अंदर जो लेबर लॉज का कंप्लायंस लेवल है वो क्या है, उसके हम अपने ऑडिट्स कर रहे हैं, सोशली ऑडिट्स कर रहे हैं एट आवर लेवल, ताकि हम अपने लोगों को, एम्प्लॉयर्स को ये प्रमोट कर सके। दे शुड बी सोशली रिस्पॉन्सिबल बिजनेस होनी चाहिए। दे शुड टेक इनटू कंसिडरेशन कि जो लोग उनसे अटैच्ड हैं, हाउ सेफ, हाउ प्रोटेक्टेड, और डिसेंट वर्क के उसमें क्या चीज है, क्या उनको बेहतर इनकम मिल रही है, क्या उनको तमाम बेसिक राइट्स अवेलेबल हैं, ये तमाम चीजें हम इसको कर रहे हैं। लेकिन ये चीज भी देखने की जरूरत है कि एम्प्लॉयर्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के अलावा जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो मिलके क्या कर सकती हैं, यूनिटी अमंग्स द बिजनेसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उसमें। और लेकिन इसके साथ साथ ये है कि खाली बिजनेस जो है वो ह्यूमन राइट्स को प्रमोट नहीं कर सकती अनलेस अदर पार्टनर, पर्टिकुलरली द गवर्नमेंट जो है वो एनेबलिंग एनवायरनमेंट ना क्रिएट करे। अगर लोकल इंडस्ट्री, अगर आप देखें, और लोकल इंडस्ट्री जब तक ग्रो नहीं करेगी उस वक्त तक इस मुल्क में सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट की बात हम नहीं कर सकते। Development of a local industry is prerequisite for sustainable economic development. Unfortunately, if we look toward the policies of this country, हम अपने मुल्क की policies को देखें कि during last 20 years to 25 years, we have converted this country into a trading country rather than industrial country. और आज उसकी जो हमारी weaknesses हैं वो expose होती हैं कि कोविड के रेफरेंस से हैं, चाहे वो मास्क हो, चाहे वो वेंटिलेटर्स हो, या कोई भी चीज हो, वो हमें बाहर से मंगानी पड़ रही है या भीख मांगनी पड़ रही है। Had we invested on our industry, अगर हमने अपनी इंडस्ट्री पे इन्वेस्ट किया होता, ये देखा होता, तो आज ये चीजें हम खुद भी बना रहे होते और ये प्रॉब्लम नहीं होती। और आप देखें कि जब ये प्रॉब्लम आई तो अब इंडस्ट्री जो है उसने ये काम भी थोड़ा बहुत किया है, अपने लेवल पे ये काम हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन साथ साथ गवर्नमेंट को अपना रोल प्ले करना चाहिए कि वो इंडस्ट्री को कैसे सपोर्ट कर रही है कि मिनिमम वेज का इश्यूज है। गवर्नमेंट का रोल इसलिए भी जरूरी है कि वो इंस्टीट्यूशंस को प्लेस करे। दे इंश्योर दैट इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क इज देयर
and those institutions are working to support the industry. Those institutions are working for compliances. Institutional machinery unfortunately पाकिस्तान में बहुत weak और कमजोर है, और जिसकी वजह से तमाम legislations और तमाम चीजें होने के बावजूद, चाहे वो for the interest of industry हो, चाहे वो for the compliances हो, unfortunately उसका benefit नहीं आ रहा. और जब तक हमारे पास इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं होगी, देखें ये बेनिफिट आपको मिला, लेकिन अगर इंडस्ट्री के पास बिजली नहीं होगी, गैस नहीं होगी और सब्सिडाइज रेट पे नहीं होगी जो कि दूसरे मुल्कों में, साथ के मुल्कों में मिल रही है, तो हाउ दिस इंडस्ट्री विल बी कॉम्पिटिटिव. अभी आप ये देखें कि इस वक्त कोविड के रेफरेंस से अगर आप देखें कि आप बांग्लादेश को देख लें, बाकी जगहों को देख लें कि क्या सपोर्ट इंडस्ट्री को मिली है, और पाकिस्तान में पर्टिकुलरली अभी जो हमने बात करी एसएमईज की, उसको क्या सपोर्ट मिली इस कोविड के रेफरेंस से कि आज मेजॉरिटी ऑफ द एसओपीज जो हैं वो एट द वर्ज ऑफ क्लोजर बैठी हुई हैं. हम अपने ऑर्डर्स लूज कर रहे हैं हमारे पास, लेकिन कोई गवर्नमेंट की सपोर्ट अब तक नहीं आई. मैं ये समझता हूं कि इस वक्त इट्स ए टाइम फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स कि गवर्नमेंट ये देखे कि इंडस्ट्री को कैसे सपोर्ट किया जाए, इंडस्ट्री को क्या बेनिफिट्स दिए जाएं ताकि वो रिकवर कर सके इस प्रोसेस से. बिसाइड्स, और फिर उसके बाद जो मैं समझता हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत है, जिस तरह पहले हमने कहा कि हमें अपने लेजिस्लेशंस को देखने की जरूरत है कि हमारे लेजिस्लेशंस जो हैं, हमारे लॉज जो हैं, मेरा ख्याल सैकड़ों लॉ बने हुए हैं और सारे के सारे एक दूसरे से ओवरलैप हो रहे हैं, डुप्लीकेशन हो रही है. इंडस्ट्री को भी प्रॉब्लम है इन लॉस को डील करने में कि वो किससे देखे. 50 ऑर्गेनाइजेशन है, एजेंसियां जो इंडस्ट्री के पास आ रही हैं और देख रही हैं एक ही चीज को. तो हमें जरूरत है कि सिंप्लीफिकेशन और रैशनलाइजेशन ऑफ लॉस की तरफ जाएं और ये लॉज जो हैं ये कंप्लायंट हो विद द कन्वेंशंस. और दूसरी चीज मैं जो समझता हूं इंडस्ट्री के रेफरेंस से कि हमारी जो वर्क फोर्स है, हमारा जो एजुकेशन और ट्रेनिंग सिस्टम है, वो भी एक बहुत बड़ी वजह है कि वो वर्कर्स अवेलेबल नहीं कर रहा जिसकी प्रोडक्टिविटी हो. एक हम प्रोडक्टिविटी कम हो हमारी, दूसरे हमारे पास अनेबलिंग एनवायरनमेंट नहीं है, सपोर्टिव पॉलिसीज नहीं है. तो ये इंडस्ट्री के लिए बड़ा मुश्किल है कि वो इन हालात में रहते हुए कॉम्पिटिटिव हो और इसका पूरा फायदा ले सके. इसके लिए जरूरी है कि तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो मिलके बैठे और इंडस्ट्री को सपोर्ट करें. खासकर इस वक्त जो हम जिस टाइम से गुजर रहे हैं वो बहुत ही डिफिकल्ट टाइम है. लेकिन मैं साथ में एक चीज यहाँ पे कहता जाऊं कि ह्यूमन राइट्स हो या लेबर राइट्स हो, अनलेस वी हैव ए इंडिपेंडेंट एंड फ्री सोसाइटी जहां पे लोगों की बात को, लोगों के राइट्स को रिस्पेक्ट की जाए, एक दूसरे के राइट्स की, जब तक हम ऐसी सोसाइटी नहीं लाएंगे और जब तक हमारे पास फ्यूडलिस्टिक एंड ब्यूरोक्रेटिक सोसाइटीज और ऐसे लेजिस्लेशन रहेंगे तो वहां पे ह्यूमन राइट्स और लेबर राइट्स की इंप्लीमेंटेशन जो है ये बड़ा ही एक अजीब क्वेश्चन होगा. ये बदकिस्मती है कि हम पिछले 70 सालों में एक फ्री एंड इंडिपेंडेंट सोसाइटी और वो लॉज जो कि 21वीं सदी की इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट को पूरा करते हो वो बनाने में नाकाम रहे. अगर आपको याद हो, मैं यहाँ पे ये चीज जरूर कहूंगा कि 2000 में एम्प्लॉयर्स ने और कुछ वर्कर्स ने मिलके हमने वर्कर्स एम्प्लॉयर बायलैटरल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की बुनियाद रखी. एंड दिस वाज द इनिशिएटिव फ्रॉम द बिजनेस एंड दैट वाज वेरी वेल रिस्पॉन्डेड बाय द मैच्योर्ड लीडरशिप, ट्रेड यूनियन लीडरशिप. और अगर आप देखें तो उस वक्त हमारा सबसे बड़ा जोर जो था वो ये था कि हाउ कैन वी इंटरनलाइज दीज बेसिक प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ राइट एट वर्क. हम किस तरीके से इंटरनलाइज कर सकते हैं अपने बिजनेस पॉलिसीज के अंदर, बिजनेस प्रोसेसेस के अंदर. और आपने ये देखा कि वो ये पीरियड था जब वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स ने मिलके इंडस्ट्री की बात करी. लेकिन अनफॉर्चुनेटली विद द प्रोग्रेसिव टाइम के साथ गुजरते हुए हमारी पॉलिसीज, हमारे प्रोग्राम जो हैं वो फिर इंडस्ट्री से दूर होते गए. मैं आज समझता हूं कि आज फिर हमें इस चीज की जरूरत है. शुक्रिया नजर साहब. इस मुल्क की इंडस्ट्री को कैसे सपोर्ट करना है.
आपका टाइम को मैनेज करना है, अगर आपको कोई फाइनल वर्ड्स कहने हैं तो कहें प्लीज। बस मैं ये कहूंगा कि जी गवर्नमेंट विल हैव टू लुक इनटू दिस, कि गवर्नमेंट को ये चाहिए। अब आप देख, फॉर एग्जांपल जो लोकल, जो हमारे छोटे एक्सपोर्टर हैं, एसएमईज, इस वक्त एसएमईज की हालत बहुत बुरी है। उनको अपने बिजनेस को रिगेन करने के लिए, रिवाइवर करने के लिए पैकेज की जरूरत है। ये आपको पता है बिल्कुल कि उनके पास फाइनेंशियल लिक्विडिटी बिल्कुल नहीं है, और जहां पे वो अपनी चीजों को देख सकें। और उसके बावजूद लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो नई लेजिस्लेशन हुई हैं, कोविड लेजिस्लेशन हुई है, जो लेटर्स आ रहे हैं कि आप ले ऑफ नहीं कर सकते, पेमेंट आपको कंपलसरी करनी है, और उसके बावजूद सपोर्ट ना हो इंडस्ट्री को, तो इन हालात में मैं नहीं समझता कि वी कैन वर्क फॉर एनीथिंग कि हमारी इंडस्ट्री को हम सपोर्ट कर सकेंगे। शुक्रिया। और हमें एक कलेक्टिव एफर्ट्स और विजडम की जरूरत है काम करने के लिए। थैंक यू जी। शुक्रिया। मेरे ख्याल में मैं उसके साथ साथ आपका शुक्रिया अदा करूं, और तो फरहत, मैं अभी चाहूंगा कि मैं फरहत को इनवाइट करूं। फरहत परवीन साहबा जो है वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, वो डायरेक्टर है नाउ कम्युनिटीज की, जो कि एक सिविल सोसाइटी की बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। उनका काम है लेबर राइट्स पे, ह्यूमन राइट्स पे। फरहत इस वक्त मेंबर है सिंध कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन की। साथ साथ में फरहत इज आल्सो मेंबर ऑफ द ट्राइपार्टाइट लेबर कमेटी इन सिंध, which is an official committee of the employers, employees and workers looking into the labor issues. फरहत को हमने रिक्वेस्ट की है कि वो एक तरह से सिविल सोसाइटी का जो पर्सपेक्टिव है, पाकिस्तान की प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए लेबर राइट्स के हवाले से और ह्यूमन राइट्स के हवाले से, तो फरहत आपके पास मैक्सिमम 10 मिनट्स होंगे, प्लीज गो अहेड। जी बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया, और DRI का कि उन्होंने मौका दिया बात करने के लेबर के क्या चैलेंजेस हैं और सिविल सोसाइटी को क्या करना चाहिए इस हवाले से। सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि कोविड से पहले भी पाकिस्तान की सूरत हाल कोई बहुत अच्छी नहीं थी। चाहे हम ह्यूमन राइट्स की बात करें या लेबर राइट्स की बात करें, इकोनॉमी जो है ओवरऑल कोई बहुत अच्छी शेप में नहीं थी। लेकिन अगर हम बात करें GSP प्लस की, तो मार्च में GSP प्लस का स्टेटस जो है उसका एक्सटेंशन पाकिस्तान को मिला, जो कि एक बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उसके बावजूद जो है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान का, जैसे कि अभी नजर साहब ने भी बात की कि इंडस्ट्री के भी बहुत सारे मसाइल हैं, और उसमें जो बहुत बड़ा मसला है जिसका एम्प्लॉयर्स को भी बात करनी चाहिए, और वो ये है कि यहाँ पे पावर के बड़े मसले हैं। पाकिस्तान में पावर क्राइसिस जो है वो एक बहुत बड़ा मसला है। इंडस्ट्री को पावर नहीं मिल पाती। जो हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, और मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए होना चाहिए, वो पाकिस्तान में नहीं है इस वक्त। एक तो वो इशू है जिसको कि एड्रेस करने की जरूरत है, और क्योंकि आपका जो GSP प्लस है वो सिर्फ इंडस्ट्री और वर्कर्स को नहीं देखता, वो ओवरऑल ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन को भी देखता है। लेकिन उसका जो मैकेनिज्म है उसको बहुत ज्यादा इम्प्रूव होने की जरूरत है, कि ऐसे कौन से इंडिकेटर्स हैं जिनके सामने हम देखेंगे कि GSP प्लस का जो एक प्रोटोकॉल है उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है दुरुस्त तरीके से या नहीं किया जा रहा। तो उसमें ऑब्वियसली EU की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आई थिंक उसको भी देखने की जरूरत है। लेकिन अगर हम एग्जिस्टिंग सिचुएशन की बात करें इस वक्त, तो पाकिस्तान में कल परसों की रिपोर्ट है कि कोई 21 लाख से ज्यादा फैमिलीज हैं जो अपने घर की चीजें बेच बेच के गुजारा कर रहे हैं। जॉब्स नहीं है लोगों के पास, सूरत हाल जो है वो खासी खराब है। उसके अलावा अगर देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है, डॉक्टर हफीज पाशा की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जो कोई तकरीबन 1.5 हफ्ते पहले थी, कि या शायद इससे भी पहले की रिपोर्ट है, कि कोई 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं वो अब जो एम्प्लॉयड थे, जो उससे पहले अनएम्प्लॉयड थे उसकी बात नहीं कर रहे, जो पेंडेमिक से पहले एम्प्लॉयड थे 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग, वो अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं। उसमें जो है वो कुछ 26% औरतें हैं, जो अभी TDA फाफिन की एक रिपोर्ट है, 26% उसमें औरतें हैं, और औरतों में भी जिनकी उम्र 35 साल से 50 साल के दरमियान है, उनकी नौकरियां ज्यादा खत्म हुई हैं। इसी तरह से जो अभी कोरोना रिलीफ इमरजेंसी ऑर्डिनेंस बनाया गया,
सिंध हुकूमत के इनिशिएटिव पे और जो हमारी ट्राइपार्टाइट कमेटी है उसका एक बहुत अहम रोल है उसके अंदर, उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। उसके ऊपर जो हमारा जो लेबर डिपार्टमेंट है जो रिस्पॉन्सिबल है इम्प्लीमेंटेशन के लिए, वो उसको इम्प्लीमेंट करने में बिल्कुल भी कामयाब नहीं हुआ और उसकी बहुत ज़्यादा वायलेशन है। अमूमन होता ये है कि जब इस तरह की सिचुएशन हो इकोनॉमी की और पेंडेमिक की सिचुएशन हो, तो पाकिस्तानी सिविल सोसाइटी ने और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसने एक बहुत अहम रोल अदा किया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस जो है वो सिविल सोसाइटी की श्रिंक कर दी गई है, तो उसके नतीजे में कोई बहुत अहम रोल जो है वो सिविल सोसाइटी भी अदा नहीं कर सकी। एक रिलैक्सेशन की अनाउंसमेंट गवर्नमेंट ने की है 6 महीने के लिए, जो कि सितंबर अक्टूबर में मेरा ख्याल है कि वो भी खत्म हो जाएगी। तो उसके ऊपर भी हमें बात करनी चाहिए कि उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। तो जो अगर ओवरऑल एक्सपोर्ट की हम बात करें तो हो ये रहा है कि कोई 32% से ज्यादा एक्सपोर्ट्स जो हैं अकॉर्डिंग टू WTO पूरी दुनिया में वो हिट हो रही हैं, वो यानी उसमें प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि जो कंट्रीज एक्सपोर्ट करती हैं वो भी वर्स्ट हिट कंट्रीज के अंदर आ रही हैं, जिसकी वजह से और फिर पेंडेमिक जो है वो किसी एक कंट्री के अंदर नहीं है, किसी एक मुल्क में नहीं है, बल्कि ओवरऑल पूरी दुनिया में है। तो जो एक्सपोर्ट की लाइन है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। तो अकॉर्डिंग टू WTO कोई 13% से लेके कोई 32% तक डिक्लाइन जो है वो एक्सपोर्ट्स के अंदर मौजूद है। रिकवरी हो सकती है, लेकिन उस रिकवरी का भी डिपेंड करता है कि पाकिस्तानी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कितना इस सूरत हाल को रिस्पॉन्ड करेगा। जो डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक 50% से ज्यादा जो एक्सपोर्ट्स हैं पाकिस्तान में वो मुतासर हुई हैं। और अगर आप ये तो सिर्फ एस्टिमेट है, लेकिन अगर आप इन रियलिटी देखें तो सूरत हाल इससे भी शायद खराब है। जिन ममालिक को पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है उसमें EU के अलावा UK है, अमेरिका है और चाइना है। और इन तमाम ममालिक का, जैसे कि मैंने पहले कहा, कि एक बहुत बुरी सूरत हाल है इन तमाम ममालिक की। कुछ ने रिकवर कर लिया है, जैसे कि EU के बहुत सारे ममालिक ने रिकवर किया है, लेकिन जितना कि जाहिर है कि पाकिस्तान की सूरत हाल खराब है इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, तो वो भी हमें देखने की जरूरत है कि पाकिस्तान जब रिकवरी का मोड आएगा 2021 में, तो उस वक्त पाकिस्तान की क्या सूरत हाल होगी, कितना पाकिस्तान जो है वो रिस्पॉन्ड कर सकेगा एक्सपोर्ट्स को। तो पाकिस्तान में जो पेंडेमिक की सूरत हाल है उसके बाद मैंने बात की कि कितना डिक्लाइन है एक्सपोर्ट के अंदर। खुद पाकिस्तानी जो हमारा PBS है उसका भी यही कहना है कि कोई 54% डिक्रीज है पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स के अंदर। अच्छा, अभी गुज़िश्ता दिनों हम देख रहे थे कुछ और इनिशिएटिव्स के अंदर कि बांग्लादेश को EU ने काफी सपोर्ट किया है, एक सपोर्ट पैकेज अनाउंस किया, क्योंकि अगर एम्प्लॉयर तो इनडायरेक्टली जो है वो एक्सपोर्टर्स हैं, एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, उनका भी एक रोल बनता है और उन्होंने बहुत सारे जो है वो अपने प्रोटोकॉल्स बनाए हुए हैं। लेकिन पेंडेमिक के अंदर पाकिस्तान को मेरी जहां तक नॉलेज है, अगर मैं किसी और कोई और साथी इसमें कंट्रीब्यूट कर सके, तो पाकिस्तान को अभी तक कोई इस तरह का पैकेज जो है वो अनाउंस नहीं किया गया कि पाकिस्तानी वर्कर्स की, जो मैंने पहले कहा कि फूड सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मसला वर्कर्स के लिए हो गया है, जॉब्स नहीं है, लोग अपने घर का सामान बेचने पे भी मजबूर हैं ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट और जो प्राइस हाइक है और इकोनॉमी की बुरी सूरत हाल है। तो अभी तक पाकिस्तानी वर्कर्स के लिए इस तरह का कोई पैकेज जो है वो अनाउंस नहीं किया गया है। पाकिस्तानी इंडस्ट्री के लिए अभी तक ऐसा कोई पैकेज अनाउंस नहीं किया गया जो कि आपके बांग्लादेशी वर्कर्स के लिए किया गया है या बांग्लादेश की इकोनॉमी के लिए किया गया है। मेजर ह्यूमन राइट्स चैलेंजेस कुछ पहले भी थे और कुछ इंटेंसिफाई हो गए ड्यू टू पेंडेमिक, और उसमें जो है वो सिक्योरिटी ऑफ लाइफ है, जो पेंडेमिक की सूरत हाल की वजह से भी है कि हेल्थ की जो फैसिलिटीज हैं वो कोई बहुत अच्छी नहीं है। फूड सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा मसला है, सिर्फ इसलिए नहीं कि पेंडेमिक है,
بلکہ اس لیے بھی کہ جو پرائسز ہیں جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور عام انسان جو ہے وہ اس کو ایکسس نہیں کر پا رہا. تو آئی تھنک کہ ہمیں اس کے اوپر بھی بات کرنی چاہیے. سیکورٹی آف امپلائمنٹ پہلے بھی ایک بہت بڑا ایشو تھا اور اب تو اور زیادہ ہو گیا ہے. ہمارے بجٹ میں ڈیولپمنٹ کی چیزیں کم ہوتی ہیں اور جو نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے وہ بہت زیادہ ہے. خواتین کی امپلائمنٹ بہت بری طرح ہٹ ہوئی ہے اس پورے پروسیس میں, اور اسپیشلی ان عورتوں کی امپلائمنٹ جن کی عمریں 35 سال سے زیادہ ہیں, اور 50 سال کی خواتین جو ہیں ان کے لیے تو بہت زیادہ وسائل کا سامنا پہلے بھی تھا اور اب اور زیادہ ہو گیا ہے. پولیٹیکل اسپیس جو ہے پاکستان میں وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو دن بدن زیادہ سے زیادہ مارجنلائز کیا جا رہا ہے, اور آئی تھنک کہ اس کے اوپر بھی لوگوں کو بات کرنی چاہیے کہ جتنے ہمارے بڑے بڑے ادارے ہیں اس میں سویلینس نہیں ہیں, فوج کے بہت سارے لوگ جو ہیں ان کا اب ڈائریکٹ ایکسس جو ہے ان اداروں کے اوپر ہے, اور ڈیولپمنٹ کی ہر چاہے وہ آپ کی ہاؤسنگ ہو, چاہے کوئی بھی شعبہ ہو, اس میں سویلینس کا کنٹرول جو ہے وہ دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے. اسٹیٹ کی طرف سے اگر کوئی آپ ڈس ایگریمنٹ کرتے ہیں, چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہو, چاہے وہ اخبارات میں ہو, چاہے وہ جو ہمارا کنونشنل میڈیا ہے, اس کی اسپیس جو ہے وہ بھی دن بدن کم ہو رہی ہے. تو یہ بڑے ایشوز ہیں ہیومن رائٹس کے, آئی تھنک اس کے اوپر دیکھنے کی ضرورت ہے. فریڈم آف اسپیچ کی بات, ہاں جی بس میں 2 منٹ اور لوں گی آپ کی. مائنورٹیز کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اور آج کل جو آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں اس کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. پرائیویٹائزیشن جو ہے لیبر کے لیے, میں نے دوسرے مسائل کی بات کی, میں صرف اب اس کے اوپر بات کروں گی کہ پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ بھی ان امپلائمنٹ کا اور لیبر کی صورتحال خراب کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن رہا ہے. آخر میں صرف 2 سجیشنز دینا چاہوں گی صورتحال کو امپروو کرنے کے لیے. ایک تو یہ کہ پاکستان میں پینڈیمک نے اور زیادہ ایکسپوز کیا کہ کوئی سوشل سیکیورٹی نہیں ہے پاکستان میں, تو اس سوشل سیکیورٹی کو بہتر کو بنانے کی ضرورت ہے, اور اس کی ذمہ داری امپلائرز کے اوپر ہمیں نہیں ڈالنی چاہیے کہ امپلائرز جو ہیں وہ سوشل سیکیورٹی پرووائڈ کریں. ادروائز بہت بڑی سوشل سیکیورٹی گورنمنٹ امپلائیز کو حاصل ہے, اسٹیٹ کے امپلائیز کو حاصل ہے, لیکن جو پرائیویٹ سٹیزنز ہیں, جو میجورٹی ہے پاکستان کی, اس کے پاس کوئی سوشل سیکیورٹی نہیں ہے. تو گورنمنٹ کو خود جو ہے وہ سوشل سیکیورٹی پرووائڈ کرنی چاہیے. اور جی ایس پی کا جہاں تک تعلق ہے, جی ایس پی پلس کو ضرورت ہے کہ ایک کمپریہنسو امپلیمنٹیشن میکینزم بھی بنائے. صرف ایک پروٹوکول بنا لینا کافی نہیں ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان اور سول سوسائٹی کے ساتھ مل کے گورنمنٹ کو ضرورت ہے کہ وہ ایک مطلب جی ایس پی پلس کے حوالے سے امپلیمنٹیشن میکینزم بنائے. اور آخر میں یہ کہ جو سی ایس اوز ہیں, جو ہماری این جی اوز اور اس کے علاوہ جو سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ہیں, ان کے اوپر جو پابندیاں حکومت نے لگائی ہوئی ہیں ان کو لفٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ سول سوسائٹی جو ہے وہ بھی اپنا رول ادا کر سکے. بہت شکریہ. Now I would like to take this opportunity to invite Justice Retired Madam Majida Rizvi Sahaba. Majida Rizvi Sahaba kisi taaruf ki muhtaj nahi hai. Justice Majida currently serving as the chairperson of the Sindh Human Rights Commission, اور میڈم کا لازمی پرویلیج ہے, بلکہ میں کہوں گا کہ ہم سب لوگوں کا پرویلیج ہے کہ میڈم بن دا فرسٹ فیمیل جج آف ہائی کورٹ ان پاکستان, اور اس کے بعد جب نیشنل کمیشن فار اسٹیٹس آف وومین بنا تو ان کی بھی فرسٹ فنکشنل چیئرپرسن میڈم رہی, اور میڈم کرنٹلی از آلسو سرونگ ایز دی چیئرپرسن آف ایڈس کنٹرول کمیشن ان سندھ. تو میڈم آبویسلی جی ایس پی پلس بھی جب سے یہ اسٹیٹس پاکستان کو گرانٹ ہوا تو میڈم ایز اے چیئرپرسن آف سندھ ہیومن رائٹس کمیشن میں اس میں انگیج ہیں. تو ہم ذرا میڈم سے جاننا چاہیں گے کہ وہ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں کہ کیا پرائرٹیز ہونی چاہیے گورنمنٹ کی کہ جس کے تحت ہم اس معاملے کو آگے لے کے جائیں. تو میڈم موسٹ ویلکم پلیز. Thank you, Zulfikar, for inviting me. دیکھیے, سندھ ہیومن رائٹس کمیشن وجود میں آیا تھا مئی 13 میں, اس لیے کہ گورنمنٹ کو یہ احساس تھا کہ ہیومن رائٹس کا وائلیشن بہت ہو رہا ہے, اور اس کے لیے ایک ڈپارٹمنٹ بھی اسٹیبلش ہوا تھا اور پھر کمیشن بھی ہوا تھا. 14 میں
पाकिस्तान को 14 जनवरी में पाकिस्तान को GSP प्लस की पोजीशन मिली और उसकी वजह से नेचुरली हमारा टेक्सटाइल सेक्टर बहुत आगे बढ़ा, पाकिस्तान को बहुत फायदा हुआ उससे। लेकिन मैं बिजनेस साइड पे नहीं जाऊंगी, बल्कि आई स्टे ह्यूमन राइट्स का क्या पोजीशन होगी। अब हमें जो ये पोजीशन मिली थी फॉर 10 years, इसमें गवर्नमेंट ने अपने कमिटमेंट, क्योंकि देखिए जब ये मिली है तो गवर्नमेंट ने 27 ट्रीटीज को साइन किया है, कमिट किया है कि दे विल इम्प्रूव द सिचुएशन। उसके अंदर GBP का भी था, उसके अंदर एनवायरनमेंट भी था, उसके अंदर लेबर भी था, तमाम ये चीजें थी। सो लेट अस सी कि उसके बाद में, चूंकि मेरा डोमेन सिंध ह्यूमन राइट्स सिंध गवर्नमेंट का है, तो हम देखेंगे कि हमने इसमें क्या किया। बीच में बिफोर आई टेक अप, देखिए जब जॉइंटली स्टेक होल्डर्स और गवर्नमेंट काम करती है, आप खुद इसके अंदर थे जो हमारी नई लेबर पॉलिसी बनी थी, तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट इज नॉट प्रोन टू, गवर्नमेंट इज ऑलवेज विलिंग टू। और इसमें आप देखेंगे कि सिंध गवर्नमेंट ने रिकॉर्ड लेजिस्लेशन इस जमाने में बनाए हैं। इसमें लेबर पॉलिसीज भी हैं, लेबर राइट्स भी हैं, वुमेन राइट्स भी हैं। खास तौर पे बहुत ज़्यादा इसमें GBV की वजह से वो कानून बने हैं, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस का है, हरासमेंट का है। फिर इतने कमीशन गवर्नमेंट ने सेटअप किए हैं, जिसके अंदर ह्यूमन राइट्स कमीशन है, फिर प्रोविंशियल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन है, फिर इंफॉर्मेशन कमीशन है, हेल्थ कमीशन है, इंफॉर्मेशन है, हरासमेंट कमीशन है। इतने कमीशन बनाए हैं to look after, because the government was worried about the human rights, violation of human rights in the province, and to deal with that, ये तमाम कमीशंस, ये तमाम इंस्टीट्यूशंस सेटअप हुए हैं। नो डाउट कि हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन की कमी है। गवर्नमेंट ने एक इम्प्लीमेंटेशन सेल भी बनाया हुआ है, which is constantly working for the implementation of these laws। और इन्हीं वजूहात से हमारी 3 रिपोर्टें जो सबमिट हुई हैं अब तक, रिव्यू रिपोर्ट्स, वो somehow they have been एक्सेप्ट हुए हैं। और हमारा ये पीरियड, I hope that we continue and finish our 10 years of this GSP plus. Commission has been working with the DRI, I think, since the beginning, since we have come into existence, since GSP plus has come into existence. हमने इसके अवेयरनेस के लिए बहुत काम किया है, और कमीशन कंटिन्यूअसली keeping focus on the commitments of the government of these treaties has been working for जो violation of human rights हैं उनको stop करने में, particularly जो औरतों के खिलाफ हैं। We have been working with the police। आपको भी पता है कि पुलिस ने स्पेशल पोर्टल बनाया हुआ है, जिसके थ्रू हम अर्जेंट केसेस जो होते हैं खवातीन के खिलाफ, उनको डील कर रहे हैं। कमीशन also is trying to bring all the commissions together
ताकि हमें पता पड़े कि तमाम कमीशंस के क्या प्रॉब्लम्स हैं, ताकि जो भी प्रॉब्लम है हम इन सबको मिल के, एस करामा साहब ने कहा कि वी हैव टू वर्क टुगेदर, नो डाउट। तो हम यही चाहते हैं कि तमाम कमीशन जो भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं उनको हम साथ मिलके बैठे और उनको सॉल्व करें, ताकि जो ऑन द होल इम्प्लीमेंटेशन का सवाल है वो इम्प्रूव हो और वो कंडीशंस इम्प्रूव हो। फिर इसके अंदर मैं समझती हूँ दूसरे प्रोविंसेस नो डाउट कि इन तमाम चीज़ों पे काम कर रहे हैं, क्योंकि ये जो कमिटमेंट्स हैं गवर्नमेंट की वो न सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट की हैं बल्कि तमाम प्रोविंसेस की भी हैं। एंड आई डू सी पंजाब में, केपी में, अब तो बलूचिस्तान में भी तमाम जगहों पे काम हो रहा है और फोकस इन्हीं चीज़ों के ऊपर है कि जो गवर्नमेंट की कमिटमेंट्स हैं विद द 27 ट्रीटीज जो कि जीएसपी प्लस से कनेक्टेड है। इसमें आई थिंक हमें ज़्यादा ज़रूरत है इंटर प्रोविंशियल कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन की, क्योंकि जितना सिस्टमेटिक काम होगा विथ कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन उतना मैं समझती हूँ कि हम बेहतर काम कर सकेंगे प्रोविंस में भी और पूरे पाकिस्तान के अंदर भी। फिर अब हम जा रहे हैं आजकल कोविड के अंदर, आपको पता है 3-4 महीने बिल्कुल काम बंद रहा, कमीशन का भी बंद हुआ था, मगर फिर हमने टिकट किया गवर्नमेंट से कि भाई आप कमीशन को अलाउ करें टू वर्क। जब तक बंद रहा उस दौरान भी हम मुस्तकिल जहाँ भी वॉयलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का सवाल था हम उसको घर बैठ के भी हम उन चीज़ों पे काम करते रहे हैं, थ्रू करस्पॉन्डेंस, थ्रू व्हाट्सएप का और थ्रू द पुलिस ऑल्सो एंड द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। थैंक यू मैडम। भी पुलिस, सॉरी जी मैडम, मैंने कहा बस मैडम अगर आप कुछ फाइनली वाइंड अप कर दें। जी मैडम। जी मैडम। जी 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 मैं, और इसकी वजह से हम लोग काम इम्प्रूवमेंट होता रहा है। अब हम कोशिश हमारी यही है कि हम ह्यूमन राइट्स में पर्टिकुलरली लेबर लॉज में हमने सैनिटरी वर्कर्स के लोगों के राइट्स को बहुत वो किया है और इसमें कोर्ट्स ने बड़ा अच्छा इंटरवेंशन किया है और ऑर्डर्स पास कर दिए हैं कि जो सैनिटरी वर्कर्स हैं, जो लेबर है, तो मेरा कहना सिर्फ ये है, जैसे करावत साहब ने भी कहा कि वी ऑल हैव टू वर्क टुगेदर। बिल्कुल। बहुत सख्त ज़माना है कोविड का, बहुत मुश्किल ज़माना है, इंडस्ट्री भी तकलीफ उठा रही है, लेबर भी उठा रहा है, मगर एक तरफ ये है और दूसरी तरफ जो पाकिस्तानी लोगों की चैरिटी है और जो वर्क है टुगेदर टू हेल्प द सोसाइटी टू कम ओवर, आई थिंक वो भी काफ़ी अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। तो कमीशन विल कंटिन्यू वर्किंग फॉर द ह्यूमन राइट्स एंड इंशाल्लाह वी विल स्ट्राइव कि ये हम 4 साल और भी पूरे कर सकें एंड जीएसपी प्लस को मेंटेन कर सकें।
थैंक यू मैडम थैंक यू वेरी मच। आपने माशाल्लाह चीज़ों को बहुत डिटेल में बयान किया और आपकी बहुत कंक्रीट किस्म की रिकमेंडेशंस थी कि किस तरह से चीज़ें की जाती हैं। खास तौर पे आपने जो कोऑर्डिनेशन की बात की है कि इंटर डिपार्टमेंट और इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन। आई वुड लाइक टू इनवाइट एंड इंट्रोड्यूस जुबैर मोतीवाला साहब। जुबैर मोतीवाला साहब को कौन नहीं जानता, वो पाकिस्तान के बहुत ही एक लीडिंग बिजनेस पर्सनैलिटी हैं और मोतीवाला साहब का बड़ा कंट्रीब्यूशन है पूरे पाकिस्तान में, ऑब्वियसली एज ए पाकिस्तानी लीडिंग बिजनेस मैन, लेकिन सिंध में खास तौर पे क्लोजली हमें बहुत उनकी सपोर्ट रहती है हर तरह की। तो मोतीवाला साहब सिंध बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन रहे हैं इन द कैपेसिटी ऑफ द एडवाइजर ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध। मोतीवाला साहब फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के और इस वक्त भी कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री KCCI को रिप्रेजेंट करते हैं। उनकी लीडरशिप और उनको स्टिल अपना जो मेन लीडर के तौर पे तस्लीम करती हैं और खुद उनका एक्सपोर्ट के साथ और बिजनेस के साथ, टेक्सटाइल सेक्टर के साथ, बहुत सारी चीजों के साथ गहरा ताल्लुक है। तो हमने अब आज उनको इनवाइट किया है कि वो जरा हमें थोड़ा बहुत इस बात पे इनलाइटन करें कि जो GSP प्लस का इंसेंटिव है, ट्रेड इंसेंटिव है, उसका जो एक्सपोर्ट्स हैं इस वक्त पाकिस्तान के, उनके साथ रिलेशनशिप क्या है और किस तरह से हम मिलके उसको रिटेन कर सकते हैं और उसका फायदा उठा सकते हैं इस वक्त जो क्राइसिस की सूरत हाल है उससे। तो मोतीवाला साहब, ओवर टू यू। थैंक यू सर। Thank you very much, Ji. First of all, thank you for inviting. Now, the subject of GSP is actually a very vast subject. I mean, one has to be, it is, if you look at Pakistan's export to European Union, this is a fundamental requirement. And it started in 2013 and it came into full force in 2014. And then it is, since then, we are, bumping and dumping and, going in. Every 3 years, there's a survey going on, there is an inquiry going on, and then there are certain conventions which are fulfilled, certain not. Last time it was 27 conventions which were supposed to be fulfilled, most of them labor related and other things. So I think if you look at this, the duty relief to our importer is about, it is to the tune of 6% to 14%, which is a huge amount of money. So if GSP plus, if we lose GSP plus, it will be a disaster for Pakistan, and particularly in the scenario of COVID, where crisis is there, and where every pundit and every economic team in the world, they are of the opinion that the markets would go down, and they would go down by not less but more than 40%. Consumption would be less consumption in the coming world after the COVID scenario. So if you look at this, then in the scenario where the consumption would become 40% less than what it is today, what will happen? I mean, it is a very dreadful scenario which we see, because then at that time it will be a very fierce competition among the countries who are exporting. And who are the exporting countries? There's 6 countries exporting countries: India, Cambodia, Thailand, India, Cambodia, Vietnam, and Bangladesh, Sri Lanka, and Pakistan. So these are 6 countries which are exporting countries to European Union and the United States. When we talk about European Union at this point in time, the second largest trading partner of Pakistan. We want to grow there. We have grown there because of the GSP. There is no doubt about it that we have grown there. And all these conventions need to be put in place, and all the effort should be made that Pakistan fulfill all these conventions, and right then and there. If you don't do this, I think this preferential rate of duty which has been given to Pakistan is an asset to Pakistan. Now, coming to what is required as an entrepreneur, as an industrialist, what we require, because I heard the other panelists speaking that the labor laws should be implemented, and there are many other things to it. Labor laws, yes, they should be implemented. There is no doubt about it. But if you look at this, the whole scenario, the requirement of the industrialist is also of the productivity of the labor. That also needs to be kept in mind. See, the productivity of the labor is the prime requirement for GSP plus. See, that is the prime requirement. If we don't look at this productivity of the labor and how the productivity would come in, I'm not saying that everything which is under the ILO and under the international laws which Pakistan is committed should be implemented. But while implementing this, one very major point which arises is that we were saying that, see,
See, now the recent, I want to comment on this recent notification and then later converted into an act by the Sindh government of that you have to pay full salary, you cannot sack anybody, you cannot retrench your labor. Now, if there are 40% less orders, what I will do with the labor? What the government of Pakistan is doing? They did not retrench 400 workers from the TDP. They are not doing this same at the PIA. They are not doing same with the Pakistan Steel. How can a private entrepreneur you can force if I don't have the orders and if I'm not going there? How on earth it is possible that, I mean, we have to reduce that. And one thing I really want to tell the panelists and through you, everybody, that see, skilled labor is our biggest asset, because that skill comes because there are no institutions which train labor. We are the institution. We, the factories train those labor. And once they become trained and they become skilled, then we don't want to lose them. It is impossible because we can't find them. They are tuned to our working style. They're tuned to our production capacities. And when they do this, what happens? I mean, we don't bust at the same time. There are requirements. I mean, there is a affordability issue. If the government is giving salary package, does that mean that I don't have to pay? I have to pay after 3 months at a very low interest rate, but that payment has to be made. So that will affect my P&L and my productivity and my capability of quoting the price. So that is also needs to be seen, that how this needs to be tackled. And one more thing is that in the future, if you look at the future, what happens? It is very clear that the before COVID and after COVID, it will be different world. It will not be the same world. Like 9/11, before 9/11 and after 9/11, world was different. This would make a major difference, more than it made in 9/11. I really want to remind everybody, this is what is going to happen. This is how we see. Now, when this is going to happen, we have to prepare ourselves. We don't want to lose GSP Plus. And those people who have granted the GSP Plus do understand this problem, that there are lesser orders, the capacity utilization would be lesser for the industries. Now, for that purpose, I want to lay out what the government should be doing. If we really want to maintain this GSP Plus, we want to maintain our exports, we want to maintain over and above. If we want to keep our unemployment at the lowest level, if you want to keep the employment intact, then we have to take certain steps. And those steps are very clear. One is that we have to be cost effective. We have to bring our cost of manufacturing down at par with our competitors. Otherwise, it would not be possible that we would be competing with these countries. It would not be possible. If Bangladesh cost before the COVID was 22% less than Pakistan. That's why they have exported in textile only $34 billion. And they intend to export $50 billion by 2023. I don't know what happens after COVID, but that was their target. So that was 34 billion against Pakistan's 10, 12 billion. So, I mean, if we are hovering around on that number, what is the reason? Reason is that we cannot compete in the commodity. Those, when I call commodity, that means in textile, those basic items like polo shirts, bed sheets, these are commodities. They come from anywhere, they sell like this because they sell like commodities, they're exported in term. So what we have to do is that we have to bring down that cost. And that bringing down that cost is must. And for that purpose, government has to find solutions to it. And what other countries have done, they've brought down the price of the gas, but as the crude oil price in the world market has gone down, they've brought it by 30-35%. India has done it twice. Bangladesh is already low. Now they've become more lower than this because they've reduced the price. And then automatically the electricity price would go down. This would bring a major relief. Then the raw material, duties on the raw material. I'm very glad to inform that the government is in this budget has considered many of our proposals and have lowered down the duties on the raw material, then easing down the refund process. See, sales tax should be exempted for this year and the next year because it won't be possible to block our funds at the rate of 17%. That means if 5 shipments, my total capital is blocked with the government. And government does not give before 8 months and 12 months. So that is what sure that is what is happening right now. What is happening? So that also needs to be looked into, that how the tax collection will be made, and how can we give relief to the exporters? And that is that the way is that freeze the sales tax for 2 years,
and other taxes which are actually excessive in nature. And the collection of the levies should also be abundant. And we have to bring down this loss if we want to maintain the employment in this country. That is for sure. And we have to avail GSP. You will avail GSP when we would be able to compete in the international market. And in order to compete, it is not that we abide by the international laws or not. The price war would be the name of the game in the coming days. When the days would come, price war would be there. So every government, whether it's provincial, whether it is federal, they have to understand the world after COVID. And these are the things which they have to do it. And then one more thing which I want to do, which might not sound very good, but I think that, see, the productivity is the basic tool and the basic requirement for the entrepreneurs and for the production houses. And that is, we should be allowed to replace a willing worker with an unwilling worker. So if with all dues paid, you know, if the worker is unwilling to work, I have to find a willing worker. And now if these kind of laws would not work, and I don't think that GSP Plus denies this. In United States, in European Union, you can always have these kind of things, that those workers who are not able to work or they cannot deliver can be replaced by a willing worker. That's what I say, that we have to have a law of replacing a willing worker with an unwilling worker. That is also the requirement, and these things would bring. Now, GSP Plus, I'm sorry to state that Pakistan has not been able to take the advantage of GSP Plus as we should have. That is for sure. And the fault is not only of the entrepreneur. Fault only is not of the exporters. The fault is also on the part of the government, of non-cooperation of the government, of not understanding the matters of the government, and terming the exporters and entrepreneurs as rent seekers. I've heard many of the ministers say and taking these words, rent seekers. This is not on. I mean, we have to go hands in gloves, and then we can find the destiny which we are looking at. I mean, what we want, a prosperous Pakistan, a Pakistan with lowest number of people living below the poverty line. We want to see Pakistan a state where everybody is happy about it. And it is not so, because our population of 220 million people living in this country. And what is your export? 24 billion. Isn't a joke? I mean, you look at this. Look at the potential. Look at the potential. Look at the agriculture produce. So, I mean, if we can't convert, our other big problem is, in order to encash the GSP Plus, is that we have miserably failed. I will include myself, my fellow businessmen, of not converting, not adding enough value to our crops. And if I'll give an example, because I belong to textile, see, cotton, we're exporting still the raw cotton, we're exporting yarn, we're exporting grey cloth. This is not on. We should not be exporting anything which is not value added. I mean, you know, if you look at this the textile products, from cotton to made-ups, it is 7 times the difference. You earn 7 times more. And it is not 7 times earned. It's not the dollar. The other part is GSP Plus. The other part is 727 convention. You fulfill automatically, because each stage requires laborers to be employed. Each stage requires people to be employed. That kills unemployment, which is the biggest requirement of this country. Law and order situation, fundamentalism, extremism is my point of view, is all because of the empty stomach, nothing else. That is what it is, which I believe it is. So we have to address this. We have to come out of this, and we have to find out-of-box solutions. And then only we can take advantage of this GSP Plus. In the end, I would just say that GSP Plus is an asset. It is a blessing for Pakistan. And we must all strive together. Government and the entrepreneurs and the labor leaders and everybody to do with it, and all the departments to sit down together and see that how we can save it. Only in 2024 it will expire. We want further extension to this, and in order to get that further extension, you have to pass this recent coming inspection in the next year. They've delayed it, so we have to go through this. We have to find out after 27. I've heard that 14 have been implemented. Still 11 needs to be implemented, or 12 needs to be implemented. I think we should all go together and find some concessions with the authorities of the GSP Plus, or we
contest with the government of Pakistan, we contest with the entrepreneurs of Pakistan, we make them understand, make everybody understand, and I think then this GSP Plus would actually be very beneficial to Pakistan. If there are any questions, I'm ready. I think thank you very much for including me. Thank you मोती वाला साहब. आप तमाम साथियों का शुक्रिया. इसके साथ हम फॉर्मली इस मीटिंग के एंड करते हैं. Thank you very much.